नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है सरकार क्या है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के वीडियो ला चुके हैं। जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्लेलिस्ट दे दी है। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर के आप चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हाँ, हम आप सभी लोगों से माफी भी मांगना चाहते हैं क्योंकि इन दोनों ही चैप्टर के वीडियोस हम आपके लिए लगभग 2 महीने पहले लाए थे। उसके बाद में दोबारा चैप्टर नंबर 3 का वीडियो आज आप लोगों के सामने आ रहा है, तो इसके लिए माफी मांगना चाहेंगे। और इसके पीछे का रीजन हम बता चुके आपको पिछले वीडियोस में, क्योंकि हम हमारा एक नया सेटअप तैयार कर रहे थे। दूसरे सेटअप में हमने जाकर के काम शुरू किया है एंड दूसरे पर रहने भी लगे, तो इस वजह से टाइम लगा। एंड इसके पीछे का एक और रीजन ये है कि मैं नहीं, मेरा कंटेंट बोलता है। ठीक है, मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, जो वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, जो नोट्स प्रोवाइड करता हूं, वो प्रीमियम लेवल के होते हैं। यही अगर आप बाहर जाकर के किसी कोचिंग सेंटर से प्राप्त करोगे तो लगभग ये 9 से 10 हज़ार की क्लासेस आपको मिलेंगी, लेकिन मैं आपको वही फ्री में प्रोवाइड करता हूं। तो इतना बेहतर काम करने के लिए टाइम तो लगता है, और मैं कोई टीम भी नहीं रखता हूं, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। ठीक है, और याद रखना, मैं देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। अब एक भी दिन का गैप नहीं होगा हमारी क्लासेस में, डेली क्लासेस चलेंगी। एंड मुझे आपका भी एक भी गैप नहीं मिलना चाहिए। डेली आप भी आएंगे, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। वादा कीजिएगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार हूं प्रीमियम लेवल की क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड करने के लिए। तो मुझे आपके सपोर्ट की भी जरूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, याद रखो कि हमारी क्लासेस सारी की सारी आपको फ्री में मिलेंगी, क्लास 6 से लेकर के 12 तक की। बट नोट्स जिन लोगों को चाहिए हैं, नोट्स के लिए पेमेंट करना होगा। इसके पीछे का रीजन हम आपको बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं, क्योंकि जब आपको कोई चीज फ्री में मिल जाती है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। मैं चाहता हूं कि आप हर एक चीज की वैल्यू करना सीखें। इसी वजह से नोट्स हमने पैसों से दिए हैं, और जो क्लासेस लेना चाहिए, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्लासेस बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करके नोट्स बना सकते हैं। दोनों ही माध्यम हमने आपके लिए उपलब्ध करवा के रखे हैं। चलिए, हाँ, जिन लोगों को नोट्स लेने हैं वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एनसीईआरटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी क्लास 6 के अवेलेबल हैं, बट जैसे जैसे हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है, जो कि चैप्टर नंबर 3, सरकार क्या है। आज के इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट यानी कि सरकार के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहले सरकार के कार्यों को देखें कि सरकार के कौन कौन से कार्य होते हैं, और सरकार इन कार्यों को करने के लिए बाध्य क्यों है, क्यों करती है सरकार ये कार्य, एंड ये सारे के सारे काम सरकार कैसे कर पाती है, इन चीजों को देखेंगे। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सरकार के स्तर को। ठीक है, जैसे कि एक स्थानीय स्तर पर सरकार होती है, एक राज्य स्तर पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर, तो इन स्तरों को समझेंगे। फिर सरकार एवं कानून कि आखिरकार सरकार कानून कैसे बनाती है, और कानून का पालन करवाती क्यों है और कैसे करवाती। ठीक है, और कानून की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। इसके बाद में हम सरकार के प्रकारों को डिस्कस करेंगे। सरकार बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, एक आपको लोकतांत्रिक सरकार देखने को मिलती है, और एक आपको देखने को मिलती है राजतंत्रीय सरकार। दोनों ही सरकारों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में लोकतांत्रिक सरकार जो कि हमारे देश में है, इसके बारे में कुछ विशेषताएं डिस्कस करेंगे, जो कि हो सकता है आपको पता ना हो, आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप इनका यूज कर सके। चलिए, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, मैं आपको बीच में बार बार नहीं कहूंगा, और लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, बार बार नहीं कहूंगा, बीच में डिस्टर्ब होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें मिलता है सरकार के कार्य। एक लाइन में देख लेते हैं। तो देखो, बहुत चैप्टर कठिन नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बट इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा करके एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा एक कदम ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक कवर करेंगे। तो सरकार के कार्यों की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, महंगाई बढ़ जाने पर किसी चीज के दाम को कैसे कम किया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब इसको पहले समझ लें। देखो, कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि आप किसी भी देश में चले जाओ, हर देश में कोई भी निर्णय लेने के लिए, या फिर कोई भी काम करने के लिए, कोई काम करवाने के लिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए किसी एक सरकार की
की जरूरत होती है। जैसे कि आप अपने घर में रहते हो, आपके घर में कई सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों का कोई ना कोई निर्णय भी लेता है। जैसे कि आपके घर में सब्जी बनेगी तो सब्जी बनने का निर्णय कौन लेगा, क्या सब्जी बनेगी। आपके घर में अगर कोई एक एक्स्ट्रा कमरा बनने वाला है तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। या फिर आप कोई बिजनेस डालने वाले हो तो बिजनेस कैसे पड़ेगा, क्या होगा। तो इन सभी का निर्णय लेने के लिए घर का मुखिया होता है। इसी तरह से देश में क्या होगा, ठीक है, कौन सा निर्णय लिया जाएगा, किस विषय पर चर्चा की जाएगी, कहां स्कूल बनवाए जाएंगे, या फिर आपके स्थानीय इस इलाके में कहां पर स्कूल बनवाए जाएंगे, इसका भी निर्णय लेने की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। सरकार के 3 स्तर होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एक स्थानीय स्तर पर होती है जो कि स्थानीय इलाके में जो स्कूल वगैरह बनते हैं उनका निर्णय लेती है। एक होती है आपकी राष्ट्रीय स्तर पर जो कि पूरे देश में, ठीक है, कहां पर क्या विकास होगा उसका निर्णय लेती है। एक राज्य स्तर पर होती है, तो राज्य स्तर की जो सरकार होती है वो अपने पूरे राज्य को देखती है। स्थानीय स्तर की सरकार जितने भी इसमें होती है वो अपने स्थानीय इलाके को देखती है, और जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है वो पूरे देश को देखती है। उसके अंदर सारे के सारे राज्य आ जाते हैं, ठीक है, वो सभी को एक समान मानकर काम करती है। तो यहां पर इतना याद रखना, ठीक है। सरकार के मुख्य कार्य क्या क्या है जो कि यहां पर दिए गए, सड़कें बनवाना, स्कूल कहां बनाए जाएं, ठीक है, महंगाई बढ़ जाने पर किसी चीज के दाम कैसे हटाए जाएं, और बिजली की आपूर्ति। ये जो 4 यहां पर मुद्दे दिए गए, ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। एक कार्य ये भी होता है सुरक्षा का, कि भाई हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। यूपी में ये चीज को बहुत ही बखूबी योगी जी ने इसको लागू किया है। हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखने का उन्होंने वादा किया है, और जब से सरकार बनी है तब से ये चीज देखने को भी मिलती है। अलग अलग राज्यों की जो लोग हैं, जो जनता है, वो इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमको योगी जी चाहिए। विदेश भी कह रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, ठीक है। सामाजिक मुद्दे जो होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। आपने देखा होगा अभी केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है। कौन सी योजना है? गरीबों का 5 लाख तक का इलाज फ्री में करवाने के लिए या आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये योजना गरीबों के लिए चलाई गई। इसके अलावा गरीबों के पढ़ने के लिए स्कूल बनवाए जाते हैं, ठीक है। आप देखते हो हर गांव में एक स्कूल होता है, प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी, तो वो होते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा राशन वितरण होता है, वो भी गरीबों के लिए होता है। आप देखते हो कि गरीबों के घर बनवाए जाते हैं, ठीक है। आवास योजनाएं आती, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं आई। तो जब कोई केंद्र सरकार योजना निकलती है तो पूरे देश के लिए होता है, और गरीबों के लिए काफी सारी योजनाएं चलाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ये काम करती है तो आप सरकार का एहसान मत मानना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान इस बात को कहता है और सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे बढ़ते, इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी हैं, जैसे कि डाक सेवा देना, रेल सेवाएं चलाना। ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको डाक सेवा पहुंच देनी है, ठीक है, आपको रेल सेवाएं चलाना है, ठीक है। जितने भी सरकार काम करती है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी है। आपको भाई, आप टैक्स लेते हो तो आपको पूरे के पूरे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी की सुरक्षा करना है। इसके अलावा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये 2 जिम्मेदारियों में की लिस्ट में भी आती है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना भी है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको कोरोना काल में देखने को मिला। जब कोरोना की वेव आई तो देखो गवर्नमेंट ने हर इलाके में, ठीक है, हर इलाके में, हर राज्य में राशन वितरण की जो योजना थी उसको केंद्र सरकार की तरफ से डबल कर दी गई थी, ठीक है। कितना फ्री में राशन बांटा गया था, आपने देखा, 1 रुपए भी नहीं लिया गया, सभी को बिल्कुल फ्री में राशन दिया गया। तो जब भी गरीबों को, मतलब जब भी गरीबों को आवश्यकता पड़े तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप गरीबों की मदद करो, ठीक है। तो योजनाएं चलाना ये सरकार का काम है, ठीक है। शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना दूसरे देशों के साथ में। इसके अलावा उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। आप इसलिए देखते हो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनको अच्छा से अच्छा बनाने की मांग की जाती रहती है, ठीक है। तो वो इनकी जिम्मेदारी है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे कि सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ितों की सहायता करती है, ठीक है। सरकार जो होती है, सरकार की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो आप वहां पर जाकर के सहायता करेंगे, ठीक है। ये जिम्मेदारी बनती है। और आप देखते हो जब भी कुछ होता है ऐसा तो सरकार इसकी सहायता भी करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है तो यह कोई अपराध करता है या फिर कोई अपराध करता है तो न्यायालय जाते हैं, ठीक है। न्यायालय भी सरकार का अंग है। व्यक्ति को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी
रही है। अगर नहीं न्याय मिल रहा है तो यहाँ पर सरकार की विफलता देखने को मिलती है। ठीक है, जो क्योंकि न्यायालय जो होता है ये सरकार का ही अंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते तो यहाँ पर हमने देखे कि सरकार के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सरकार इतना सब कैसे कर पाती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि सरकार इन कामों को करना क्यों जरूरी है सरकार के लिए। ठीक है, सरकार भाई इन कामों को क्यों करती है। तो सबसे पहले देखो कैसे कर पाती, अगर इसकी बात की जाए तो जब भी कई लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है, या फिर जब लोग इकट्ठे रहते हैं, जैसे कि आप अपने घर की बात करो, एक घर में मतलब कि 10 लोग रह रहे हैं। ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं, अगर एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, 10 लोग अगर अपनी अपनी चलाएंगे तो क्या वो घर संगठित होकर रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। उस घर को अपना एक मुखिया चुनना होता है और वो मुखिया अपने घर में अनुशासन लागू करता है, नियम बनाता है कि भाई 10 बजे के बाद आपको घर से बाहर नहीं रहना है, रात के सभी लोग घर के अंदर आ जाएंगे, सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। जब भी कोई व्यक्ति गलती करेगा तो वो व्यक्ति डांटेगा। ठीक है, जो आपके घर का मुखिया होगा वो डांटेगा, गार्जियंस कहते हैं, मुखिया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से कहने का अर्थ यहां पर है कि जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, एक नियम की जरूरत होती है, एक अनुशासन की जरूरत होती है। ठीक है, नियम की या फिर हम कहें कि कानून की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। एक व्यवस्था की जरूरत होती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, उस व्यवस्था के जरिए हम आवश्यक निर्णय ले सकें। कुछ निर्णयों की जरूरत होती है, कुछ नियमों की जरूरत होती है। जैसे कि आप देखते हो आपके घर में नियम होगा कि 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते, जैसे कि एक नियम है। ठीक है, इसी तरह से कुछ नियमों की जरूरत हमारे देश की सरकार को भी पड़ते हैं ताकि सभी लोगों को सुरक्षा मिल सके, सभी लोगों को संसाधन मिल सके। ठीक है, अब जैसे कि उदाहरण के रूप में यहां पर देखते हैं, ठीक है, जो सब पर लागू हो नियम, उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है। अब संसाधनों पर अगर नियंत्रण ना रखा जाए तो कोई एक व्यक्ति सारे के सारे संसाधन लेकर चला जाएगा। ठीक है, और वहां पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि आप जमीन के क्षेत्र में देखते हो वहां पर भी नियम लागू होते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हो हमारे सिक्किम में कैसा बवाल मचा हुआ है, तो वहां पर भी नियमों की वजह से ही तो मचा हुआ है। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप कहीं पर इकट्ठे रहते हैं, काम करते हैं, तो वहां पर कुछ नियमों को बनाने के लिए एक आवश्यक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है जो सभी के ऊपर लागू किया जा सके। उन नियमों की मदद से सभी व्यक्ति सही ढंग से अपने जीवन को जी सकें। ठीक है, सभी व्यक्ति नियंत्रण में रह सकें। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। अब अगर हम ये मान लें कि जितना भी जंगल है, ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं है, फिर गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया और किसी एक कम्युनिटी के लोगों ने पूरा का पूरा नियंत्रण कर लिया, तो यहाँ पर लोगों को संसाधन नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, या फिर मान लेते कि पानी के ऊपर किसी एक व्यक्ति ने अपना पूरा अधिकार कर लिया तो यहाँ पर और लोग वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर उसके लिए अलग अलग नियमों की आवश्यकता होती है। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। सबसे पहले नियम बनाती है, ठीक है, दूसरा निर्णय लेती है। ठीक है, तो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि जंगल को आप नहीं काट सकते, ठीक है, तो भाई नियम बन गया। अब नियम बनने के बाद अगर सरकार ये निर्णय नहीं लेगी कि भाई जंगल को हमने नियम तो बना दिया है, अगर हम इस नियम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो सरकार वहां पर फेल हो जाएगी। ठीक है, सरकार जब भी कोई नियम बनाती है, निर्णय लेती है, तो उसके बाद में उसे उन लोगों पर लागू भी करती है। एग्जाम्पल के रूप में हम एक एग्जाम्पल है, जैसे कि नियम बनाया गया, ठीक है, कि आप जब भी बाइक चलाएंगे तो हेलमेट लगाकर चलाएंगे। अब अगर सरकार ने यह निर्णय लेने के बाद में कानून बना दिया, ठीक है, नियम बना दिया, नियम बनाने के बाद में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती तो सरकार यहाँ पर फेल है। ठीक है, आप सरकार ने कानून बनाया कि कोई व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता और सरकार वो काम नहीं कर पाई, सरकार यहाँ पर फेल है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि लोगों के लिए जो सरकार कई तरह के कार्य करती है उनमें पहला कार्य यह है कि सरकार लोगों के लिए नियम बनाती है, निर्णय लेती है। दूसरा क्या है कि अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। जैसे कि कोई राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने कोई नियम बनाया तो अपने राज्य पूरे के पूरे राज्य में रहने वाले लोगों पर उस नियम को लागू करेगी। अगर लागू नहीं कर पा रही है तो वहां पर सरकार फेल है। देश में कोई नियम बनाया गया, जैसे कि अभी आप देख रहे केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार कोई अगर नियम बनाए और उसे पूरे के पूरे देश में लागू ना करवा पाए तो यहाँ पर
सरकार फेल है। ठीक है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप नियम बनाएंगे, निर्णय लेंगे और उन नियमों को जनता के ऊपर लागू करेंगे या फिर आपकी सीमा में जितने भी लोग आ रहे हैं उनके ऊपर लागू करेंगे, और इन्हीं नियमों के माध्यम से सरकार इतना सारा काम कर पाती है, अपनी जिम्मेदारियां निभा पाती है और ये सारे कार्य कर पाती है। ठीक है, आगे बढ़ती है। अब सरकार के स्तरों को देख लेते हैं। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, ठीक है, स्थानीय स्तर पर अगर हम बात की जाएं तो एक हो गया स्थानीय स्तर पर, दूसरा राज्य के स्तर पर और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर। 3 स्तर पर सरकार काम करती है। ठीक है, अब अगर स्थानीय स्तर की बात की जाए तो स्थानीय स्तर का मतलब होता है अपने गांव, शहर या फिर मोहल्ले में। आप देख रहे हैं आपके गांव का ग्राम प्रधान चुना जाता है, मोहल्ले में भी चेयरमैन चुने जाते हैं, फिर आपके मोहल्ले की बात की शहर में भी चेयरमैन चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये स्थानीय स्तर की सरकार हो गई जो कि सबसे नीचे लेवल की है। फिर इसके बाद में आता है राज्य सरकार, राज्य स्तर पर। ठीक है, राज्य स्तर का मतलब होता है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखते हो, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, तो ये अलग अलग राज्य होते हैं। तो सबसे पहले स्थानीय स्तर पर, फिर आपका राज्य के स्तर पर। ठीक है, इसके बाद में होता है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार होती है उसका राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। ठीक है, और जो आपके राज्य स्तर की सरकार होती है इसका ये अपने पूरे केवल राज्य में ही काम करेगी। राज्य स्तर की सरकार दूसरे राज्य में जाकर कोई नियम नहीं बना सकती, और देश की जो सरकार होती है राष्ट्रीय स्तर की, ये पूरे देश के लिए कोई नियम बनाती है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखना। 3 स्तर की सरकारें होती हैं। अगला प्रश्न, सरकार एवं कानून। अभी इसको भी समझो। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। ठीक है, हम मानते हैं केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। अगर सरकार का कानून बनाए और लोग उन कानूनों को ना माने तो सरकार यहाँ पर फेल हो जाएगी। केवल सरकार तभी काम कर सकती है जब सरकार कानून बनाए और लोग उन कानूनों को माने। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, ठीक उसी प्रकार से वैसे ही ये भी ताकत है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य किया जाए। ठीक है, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए जो कि हमने दिया था हेलमेट वाला, वही ले लेते हैं। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। जब भी आप गाड़ी चलाएंगे, बाइक चला रहे हैं, फिर आप कार चला रहे हैं, फिर आप बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, तो आपको एक लाइसेंस की जरूरत होती है, चाहिए। ठीक है, अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती या फिर जुर्माना है। सरकार ने नियम बनाया है कि जो भी व्यक्ति गाड़ी चलाएगा वो लाइसेंस लेने के बाद ही चलाएगा, और अगर आप बिना लाइसेंस के चला रहे हैं तो आपको यहाँ पर बाध्य किया जाएगा, आपको मजबूर किया जाएगा कि आप लाइसेंस लो, बिना लाइसेंस की गाड़ी ना चलाओ, और अगर आप चला रहे हो फिर भी तो आपको जुर्माना लगेगा या फिर जेल की सजा काटनी पड़ेगी। ये नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मतलब ये एक तरीका है एग्जाम्पल के रूप में, ताकि आप नियमों का पालन करें। ठीक है, अगला पॉइंट, इसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा, अगर मतलब आम जनता को लगता है कि गवर्नमेंट जो है तानाशाही कर रही है और किसी नियम का सही ढंग से पालन नहीं कर रही है, तो जनता भी न्यायालय जा सकती है। ठीक है, जनता जो है उसको भी ये अधिकार दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आज सरकार ने ये नियम बनाया है और इस नियम का दुरुपयोग कर रही है, ठीक है, सही ढंग से पालन नहीं कर रही, तो सरकार, जनता न्यायालय जा सकती है और ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, न्यायालय आदेश देगा गवर्नमेंट को कि क्या कदम उठाने की जरूरत। आप देखोगे बार बार आता है कि भाई जहां कहीं भी प्रशासन फेल होता है वहां पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है, हाई कोर्ट बीच में आ जाता है, अदालतें बीच में आ जाती हैं, ऐसा देखने को मिलता है। वो यहीं पर जहां कहीं भी सरकार फेल होती है, ठीक है, जैसे कि मणिपुर में भी सरकार फेल हुई, ठीक है, आप देखो वहां पर कितनी भयंकर हिंसा हुई, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। ठीक है, लोग को सुप्रीम कोर्ट के पास में चले गए कि सरकार ने ये नियम बनाया और इसे इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए। ठीक है, ये इन नियमों का, इन कानूनों का पालन नहीं हो पाया, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं सरकार के प्रकार की। देखो, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने, यानी कि उन्हें बाध्य करने की शक्ति होती है किसी भी गवर्नमेंट के पास में। मतलब एक मिनट, जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसके पास में कोई भी निर्णय लेना और कानून का पालन करवाने यानी कि उसे बाध्य करने की शक्ति होती है। अब प्रश्न यहां पर ये उठता है कि आखिरकार ये शक्ति सरकार को कौन देता है। भाई सरकार है, ठीक है, सरकार क्यों नियम बना रही है, सरकार नियम मानने के लिए हमें बाध्य क्यों कर रही है, भाई हम सरकार की बात क्यों माने, ये आपको अधिकार किसने दिया। प्रश्न तो उठता है यहाँ पर। इस बात पर, ये जो अधिकार दिया जाता है इनको, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है।
जो यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि ये शक्ति इनको कौन देता है, तो ये शक्ति देना इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर कैसी सरकार है। सरकार जो होती है दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है लोकतांत्रिक सरकार और एक होती है आपकी राजतांत्रिक सरकार। दोनों में फर्क समझते हैं। देखो, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपने पसंद के नेता को वोट देकर के चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद में यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। कहने का अर्थ यहां पर कि अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में लोग यानी कि आम जनता ही सरकार को ये ताकत देती है कि आप हमारे लिए नियम बनाओ और उन नियमों को हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करो। ठीक है, ऐसा कैसे करती है जनता? भाई जनता डायरेक्ट तो जाकर कह नहीं सकती है कि लोग चुन ले। ठीक है, जनता इसके लिए क्या करती है? चुनाव करवाए, इसके लिए चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, चुनाव के माध्यम से जनता अपने पसंदीदा नेता को चुनती है। अब जब नेता को चुन लिया जाता है तो ये सारे के सारे नेता मिलकर के एक सरकार बनाते हैं। ठीक है, अपनी सरकार बना, जैसे कि आप देखोगे राज्य सरकारें जो होती है यहाँ पर पहले विधायक चुने जाते हैं और विधायक सारे के सारे विधायक मिलकर के अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। वहां पर विधायकों में से कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जाता है, एक सभी मंत्रियों का प्रमुख मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, ये जितने भी होते हैं ये सभी मिलकर के जनता के लिए निर्णय लेते हैं कि कौन सा काम होना चाहिए, कहां पर सड़क बननी चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा काम होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा काम होना चाहिए, इस विकास के क्षेत्र में कौन सा काम होना चाहिए। निर्णय लेना इन्हीं का कार्य होता है। ठीक है, निर्णय लेते हैं और इसके बाद में उन निर्णयों को इंप्लीमेंट भी यही करवाते हैं। ठीक है, इनको ताकत कौन देता है? जनता देती है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता। हाँ, जैसे कि आप देखते हो जनता लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में ये एक विशेषता ये है कि अगर आपके हाथ में ताकत दी गई है, आपने सरकार बना ली, तो सरकार बनाने के बाद में आप जितने भी निर्णय लोगे, ठीक है, या फिर आप जो भी कदम उठाओगे उसके पीछे का रीजन जनता को, उसके पीछे का आधार आपको जनता को बताना पड़ेगा। और अगर आपसे कोई गलती होती है या फिर आप जो भी काम करते हो अच्छा बुरा, उसकी सफाई भी आपको देनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आप देखो कृषि कानून आए थे, ठीक है, और उन कृषि कानूनों को केंद्र सरकार इंप्लीमेंट नहीं करवा पाई। जब नहीं करवा पाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने या फिर मतलब पूरी की पूरी बीजेपी ने क्या किया था? समझाने का प्रयास बताया, आधार बताने का प्रयास किया कि भाई इससे आपको फायदा होगा, सफाई देने का प्रयास किया। जब सब कुछ करके भी वो फेल हो गए तो आखिरकार उन्हें वो निर्णय, वो जो कृषि कानून थे वापस लेने पड़े। क्यों लेने पड़े? क्योंकि यहां पर जनता को वो निर्णय, वो कानून पसंद नहीं आया, जनता उसको स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इस वजह से उनको ये निर्णय वापस लेने पड़े। तो यहां पर जनता के हाथ में पूरी ताकत है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है, क्योंकि यहां पर अगर आप कोई भी निर्णय लोगे तो जनता के सामने वो आएगा और जनता उसे स्वीकार करती है या नहीं करती है, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम दूसरी तरफ जाएं राजतंत्रीय सरकार में, तो दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास में निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है, इसमें जनता के पास नहीं होती। जनता जिसे चाहे उसे राजा नहीं बना सकती। राजा जो बनेगा, ठीक है, वो जो जीतेगा वो राजा बनेगा। ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो इसमें जो भी राजा या रानी होते हैं उनके पास में निर्णय लेने और सरकार चलाने की पूर्ण शक्ति होती है। वो जनता से पूछने नहीं जाते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये काम सही रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, आप देख लो पिछले राजाओं के बारे में, उन्होंने कह दिया कि भाई इस व्यक्ति का गला काट दो तो कट गया, इस खेत को उजाड़ दो, उजड़ गया, ये खेत आज से तुम्हारा नहीं तुम्हारा है, बस चला गया। ठीक है, तो राजा के हाथ में पूरा का पूरा शासन होता है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, याद रखना। जैसे हम देखते हैं मुख्यमंत्री के पास में कई सारे मंत्रीगण होते हैं, कई सारे IAS ऑफिसर्स होते हैं जिनसे वो सलाह लेते हैं, सलाहकार होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो राजा होते हैं, ठीक है, राजा के पास भी सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि भाई ये समस्या आई, समस्या का समाधान क्या होगा आप बताओ। और जो सलाहकार होते हैं वो उन समस्याओं का समाधान देते हैं। अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है राजतंत्र में, ठीक है, राजतंत्रीय सरकार में, वो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। किसके पास में? राजा के पास में। अंतिम निर्णय राजा ही लेगा, जो भी होगा। युद्ध में भाग लेगा राजा, नहीं लेगा वो राजा ही जानेगा, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता। ठीक है, राजा ही लेगा। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को निर्णय लेने का के आधार नहीं होते हैं। अगर हम लोकतंत्र में देखें, ठीक है, तो लोकतंत्र
लोकतंत्र में जैसे राजा रानी जो होते हैं राजतंत्र में, वो कोई भी निर्णय ले लें, इस तरह से लोकतंत्र में मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, जो लोकतंत्र होता है उसमें मतलब पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं होती। ठीक है, और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ा। एक मिनट, लोकतंत्र के समान, हाँ कहने थोड़ा सा उल्टा बोल गए। जैसे आप लोकतंत्र में देखते हो कि जो भी एक मिनट, हाँ, जैसे कोई भी नियम बनाया जाएगा तो नेता आकर के या फिर मंत्री आकर के, फिर मुख्यमंत्री आकर के, फिर सरकार, पूरी की सरकार आकर के उसका आधार बताती है कि इसलिए हम ये बता रहे हैं, नियम बना रहे हैं, और उसके बाद में अपनी सफाई भी देती है। पर कोई भी नियम बनता है तो आधार बताया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा राजतंत्र में नहीं होता, राजा नहीं बताएगा। राजा ने जो नियम बना दिया, राजा उसका आधार नहीं बताता। ठीक है, राजा के लिए देखो बता दे वो बात अलग की है, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि राजा बताएगा ही बताएगा। ठीक है, कोई नियम ऐसा नहीं है। अब लोकतांत्रिक सरकार की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, भारत में हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है तो हम भारत को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। ठीक है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, हम सब जानते हैं। संसार में और भी कई सारे देश हैं जहां पर लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो अब एग्जाम्पल छोड़ दो, बहुत सारे देश ऐसे मिल जाएंगे जहां पर लोकतंत्र के लिए लोगों ने मतलब बहुत संघर्ष किया। ठीक है, एग्जाम्पल हम बाद में कभी लेंगे, अभी छोड़ देते। तो हम अपने भारत के ऊपर फोकस करते हैं। देखो यहाँ पर हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। ठीक है, पहले आप देखो हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था, फिर मुगल आए। ठीक है, मुगल आए, मुगल के बाद में अंग्रेज आ गए, उन्होंने भी जैसा चाहे निर्णय बनाते लेते थे, वहाँ पर भी मतलब लोकतंत्र नहीं था। जब अंग्रेजों को ऐसे भगाया गया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद में लोकतंत्र आया। अब लोकतंत्र को तो जाने नहीं दे सकते। ठीक है, ये बहुत मजबूत है। इसके बारे में कुछ बातें समझ लो जो कि आगे आपके काम आएंगी। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियम को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। सबसे जो मूलभूत इसका नियम, जो जड़ें हैं इसकी लोकतंत्र की, वो यही है कि जब भी कोई नियम बने, ठीक है, तो उसमें लोगों यानी कि आम जनता की भागीदारी हो। ठीक है, कोई भी नियम बने तो उसमें आम जनता की भागीदारी हो, या तो डायरेक्टली हो या तो इनडायरेक्टली हो। ठीक है भाई, मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, किसी न किसी तरह से जनता की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार जो है उसको प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं हमारे देश में। अब आप कहोगे कि भाई प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में सीधे जो लोग होते हैं, यानी कि लोग यानी कि जनता, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग यानी कि जनता सीधे भाग नहीं लेती है। अब भाई अगर एक एक आदमी पूरे राज्य का जाकर के कहेगा कि भाई ये नियम बनना चाहिए, फिर तो चल गई सरकार, फिर तो हो गई। इसमें व्यक्ति जाकर के सीधे भाग नहीं लेता, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनता है। जैसे कि एक पूरे के पूरे जिले में जितने भी लोग हैं उन्होंने मिलकर के अपने एक प्रतिनिधि को चुन लिया, वो सरकार में जाकर के बैठा। इन सभी की ओर से वो व्यक्ति, ठीक है, सरकार के सामने बात रखेगा, नियम बनाएगा। ठीक है कि भाई हमारे यहाँ की जरूरतें ऐसी हैं इसलिए हमें ये चीज चाहिए, हमारे यहाँ के क्लाइमेट ऐसा है इसलिए हमें ये नियम चाहिए। ठीक है, तो वहां पर जाकर के ये जो गवर्नमेंट प्रतिनिधि है, जो जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है, जो नेता चुना है, वो नेता जाकर के नियम बनाने के लिए सिफारिश करेगा और वो नेता नियम बन पाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर हमारे भारत देश में देखो तो आज के समय पर लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः हम लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में सीधे लोग भाग नहीं लेते, लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतंत्र नहीं कह सकती जब तक वह पूरे देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कहने का अर्थ यहां पर यह है, कोई भी सरकार, चाहे आप भारत में रहो, चीन में रहो, पाकिस्तान में रहो, अमेरिका में रहो, ब्रिटेन में रहो, रूस में रहो, कहीं भी रहो, कोई भी सरकार, ठीक है, कोई भी सरकार अपने आप को, कहीं की भी कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती, ठीक है, जब तक वो अपने देश में रहने वाले सभी वयस्क अर्थात वो सभी व्यक्ति जो बालिग हैं। हमारे देश में बालिग की उम्र 18 साल है। ठीक है, कितनी? 18 साल है। तो जब तक वो सरकार अपने देश में सभी वयस्क नागरिकों, नागरिक का अर्थ यहां पर क्या हुआ? वो चाहे लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, ठीक है, जो भी 18 साल से ऊपर का है, वयस्क नागरिक, नागरिक में स्त्री पुरुष नहीं होता, सभी व्यक्ति, ठीक है, जब तक वो सभी व्यक्तियों, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे, जब सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होगा तभी वो सरकार, तभी वो राज्य सरकार लोकतांत्रिक कहलाएगी। ठीक है, अगर किसी एक को भी ऐसा मतलब है, एक भी ऐसा पर्टिकुलर मतलब समाज निकल के आता है जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, समाज
जहाज़ नहीं मतलब नागरिक निकल के आते हैं, जैसे कि महिलाओं को अधिकार ना दिया जाए, ठीक है, तो मतलब ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं होगी। अगर अनपढ़ लोगों को, ठीक है, कि मतलब पुरुष है बट अनपढ़ है, इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वो सरकार लोकतांत्रिक नहीं होगी। अगर मतलब केवल अमीरों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाए तो वो सरकार लोकतांत्रिक नहीं होगी। अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा लिखा, स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर, सभी को जब वोट देने का अधिकार है तभी वो सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। आज के टाइम पर तो मतलब हमारे देश में आप देखते हैं सभी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, ठीक है, हमेशा से ऐसा नहीं था। देखो, एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। केवल हम भारत की बात नहीं कर रहे। देखो, भारत में 1947 के बाद में जब संविधान बना तब जाकर के सभी लोगों को मतलब अधिकार मिला, और इसके पहले भी मिल गया था, ठीक है, इसके पहले भी मिल गया था। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका छापी गई थी, कई सारे गांधी जी ने विरोध वगैरह किया था, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको भी। देखो, पहले मिल गया था, लेकिन अगर आप विदेशों में देखोगे, यूरोप वगैरह में, तो वहां पर ऐसा देखने को मिला था। यूरोप और अमेरिका में क्या होता था, महिलाओं और गरीबों को, ठीक है, वोट देने का अधिकार नहीं था, और वो कहते थे कि भाई हम लोकतांत्रिक हैं, ठीक है, ऐसा है। अब समझो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौरे में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। ये बात पूरे विश्व के लिए कही जा रही है, ठीक है, केवल भारत के लिए या यूरोप के लिए या रूस के लिए या अमेरिका के लिए बात नहीं कही जा रही, पूरे विश्व के लिए कही जा रही है। हर जगह पर ऐसा था, ठीक है। इसका मतलब यह है कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बना देते थे। अमीर लोग अपनी मतलब अमीर लोगों को वोट देने का अधिकार था और पढ़े लिखे लोगों को था, तो भाई ये लोग जो नियम बना देते थे वही पूरी जनता मानती थी, ठीक है, भाई अधिकार ही नहीं उनको वोट देने का, ठीक है, इसलिए वो मानना पड़ता था। अच्छा, भारत की आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। देखो, चुनाव पहले से होते रहे हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हिस्ट्री में हमने क्लास 8 में पढ़ा है, ठीक है, अभी हम आगे चल करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की कि मांग की थी कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध भी किया था कि भाई हमारे देश में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। गांधी जी और भी कई सारे नेता थे, सभी ने विरोध किया था। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई थी कि भाई सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाए। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता जिस आदमी के पास संपत्ति है, ठीक है। हाँ, गांधी जी ने क्या, ये पूरी इतनी, ठीक है, ये इतनी इन्होंने पत्रिका में लाइन प्रकाशित की थी, हम पूरी लाइन आपको बता दे रहे हैं। गांधी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, ठीक है, जरूरी थोड़ा ना कि भाई जो अमीर इंसान हो उसी के पास में अच्छा चरित्र हो, जो गरीब है उसके पास में चरित्र ही नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके पास चरित्र है वह संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। अब जैसे कि मैं आपको अपने यहाँ का एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे अपने गांव की बात है। हमारे यहाँ पर हमारे ताऊ जी और ताऊ जी के साथ ही साथ उनके एक मित्र हुआ करते थे, ठीक है, अभी भी हैं मित्र, ठीक है। दोनों लोग शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे, मतलब शारीरिक रूप से पहलवानी करते थे, कुश्ती करते थे, दौड़ लगाने जाते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, बहुत सारे खेलों में भाग लेते थे। लेकिन हुआ क्या कि मेरे ताऊ जी ने पढ़ लिख लिया, उनको डिग्री मिल गई थी, और जो दूसरे व्यक्ति थे हमारे ताऊ जी के मित्र, वो पढ़ लिख नहीं पाए, जबकि उनके पास में संपत्ति थी लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं, ठीक है, वो पढ़ लिख नहीं पाए, किन्हीं कारणों की वजह से नहीं पढ़ लिख पाए। इसका नतीजा ये निकला कि हमारे ताऊ जी जो थे वो पुलिस में भर्ती हो गए, वो नहीं हो पाए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से, सभी रूप से वो समान थे दोनों लोग, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं थी, इसलिए वो उसमें भर्ती नहीं हो पाए। उन्होंने गांव में रह करके, बिना पढ़े लिखे होने के बाद भी गांव में रह करके ही अपने आप को आगे बढ़ाया, खेती की, व्यापार किया, और वो काफ़ी आगे निकले, ठीक है। आज उनका एक लड़का आर्मी में है और दूसरा लड़का खेती करता है, काफ़ी खेती उनके पास में, और वो भी आर्मी की ही तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये कि भाई जिसके पास में चरित्र है, संपत्ति, शिक्षा और वोट नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके पास में वो निर्णय नहीं ले सकता या वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो सही निर्णय नहीं ले सकता। तो गांधी जी ने कहा था कि मैं इस विचार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूं कि जिस आदमी के पास में संपत्ति है वो तो वोट दे सकता है, लेकिन जिस आदमी के पास में अपना चरित्र है,
संपत्ति या फिर शिक्षा और मतलब संपत्ति शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो गांधी जी ने पत्रिका में लिख करके प्रकाशित करवाया था कि भाई मैं ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, कि गरीब को आप या फिर गरीब को आप वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, या फिर जो पढ़ा लिखा नहीं उसको आप वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हुआ क्या था कि धीरे धीरे सभी को जब आज़ादी के बाद में अधिकार दिया गया था, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के हाथ में नहीं बांटी। आप किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी देश की सरकार ने अपने आप या फिर मतलब कहें कि स्वेच्छा से अपने आप अपनी शक्ति को लोगों के हाथ में नहीं दिया, यानी कि वोट देने का अधिकार जनता को आसानी से नहीं दिया है किसी भी देश की सरकार ने, ठीक है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था, पूरे के पूरे यूरोप और अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पर जो महिलाएं थीं और जो गरीब लोग थे उन लोगों को काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, काफ़ी सारे आंदोलन करने पड़े थे, उसके बाद में उनको मताधिकार मिला था। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ ली। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था उस समय महिलाओं ने काफ़ी सारे संघर्ष किए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको काफ़ी मतलब बल मिला। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, ठीक है। इन्होंने महिला मताधिकार आंदोलन कब चला था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चला था। और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, तो ये कहा जाता है, ये विश्व के इतिहास में आ जाता है थोड़ा सा, इसे आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझो। देखो हम लोग कहते हैं कि महिलाओं के पास में शक्ति नहीं होती, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में गए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें हुआ क्या था कि बहुत सारे पुरुष जो थे वो लड़ाई में चले गए थे लड़ने के लिए, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पुरुषों के काम हुआ करते थे, जो फिर जो पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आश्चर्य ये हुआ कि उन्होंने अर्थात महिलाओं ने उनकी क्षमता के बारे में उन्होंने अर्थात पुरुषों ने, ठीक है, लोगों ने, अधिकारियों ने महिलाओं की क्षमता के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। समझो इस चीज़ को। देखो कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि जब पुरुष वर्ग युद्ध लड़ने के लिए चला गया तो समाज में जो काम हो रहे थे उनको करने के लिए महिलाओं को बुलाया गया, ठीक है। जब महिलाओं को बुलाया गया और महिलाएं काम करने लगी, सफलतापूर्वक जब करने लगी, तो लोगों ने ये सोचा कि हमने आखिरकार महिलाओं के बारे में क्यों ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाएं फैला कर रखें कि उनके पास में क्षमता नहीं है कि वो ये काम कर सकें, या फिर उनके पास में क्षमता नहीं है कि वो ऐसा कर सकें। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं क्यों फैलाएं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। इसी टाइम पर क्या हुआ? महिलाओं को निर्णय लेने के लिए समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। अर्थात जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में जो प्रमुख महिलाएं थीं या फिर जो उनके साथी थीं उन्होंने वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया कि भाई देखो हम जंजीरों में बंधी हुई हैं, हम गुलाम हैं तुम्हारे सामने, ऐसे प्रदर्शन किए। और इसके बाद में उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गईं, भूख हड़ताल पर बैठी। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। कहाँ पर? ये यूरोप और अमेरिका की हम बात करें, भारत की नहीं बात करें। भारत में तो महिलाओं ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया ही नहीं। भारत में महिलाओं ने प्रोटेस्ट तो किया, काफ़ी बड़ा किया, लेकिन भारत में इनको आसानी से मतलब बहुत जल्दी मिल गया था, ठीक है, क्योंकि इनके साथ में महात्मा गांधी जी आ गए थे और भी कई बड़े बड़े नेता आ गए थे, तो इनको आंदोलन इनका बड़ा था पर इनको जल्दी अधिकार मिल गया था। जितना यूरोप और अमेरिका की महिलाओं ने मतलब आंदोलन किया उतना कहीं और नहीं किया गया। अमेरिका की औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को ये अधिकार 1928 में मिला। और जब हमारे देश में सरकार वगैरह बनाई गई तो उनको भी अधिकार दिया गया, ठीक है। अब बाकी जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था 1931 में वो हमने यहाँ पर बता ही दिया है, ठीक है। आई होप कि इस चैप्टर में जो कंटेंट दिया गया है, जो भी बातें बताएगी, मैं उनको डिटेल में और बहुत आसान से आसान भाषा में समझाने में समर्थ रहा हूँ। इससे ज़्यादा
अगर आपको कहीं भी मिलता है तो भाई हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छे से समझा रहे हो। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा वीडियो, अगर आपको एक एक टॉपिक समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, ठीक है। और जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। नोट्स हम फ्री में प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल प्रीमियम लेवल के 9-10 हज़ार रुपये आपके बचा लेंगे हम, ठीक है। खर्च नहीं होने देंगे, कंप्लीट क्लासेस दे देंगे। नोट्स फ्री में नहीं दे पाएंगे क्योंकि नोट्स बनाने में मेहनत लगती है, और जो फ्री में मिल जाते हैं ना, मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पर पीडीएफ पड़े रहते हैं, डाउनलोड लोग करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए मैं नोट्स फ्री में नहीं देता हूँ। चलिए, इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। कल ठीक 7 बजे हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारा कौन सा, एक बार देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 का पीडीएफ रेडी है, नोट्स रेडी है, 5 के भी रेडी है। चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज को, ठीक है। पंचायती राज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो गांव से लोग आते हैं उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। ग्राम प्रधान की पावर पता होनी चाहिए, आपको अपनी पावर पता होनी चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस चैप्टर में जो टॉपिक दिए जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आप में से 90% लोग, आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसे नियम हैं। बहुत सारे नियम हैं जो कि लोगों को फॉलो करना चाहिए, बट वो फॉलो ही नहीं करते ग्राम प्रधान, ठीक है। अब आप उनसे फॉलो करवा सकते हैं इस चैप्टर को समझने के बाद में। चलिए, इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।